सर्दियों की वह रात दिल्ली की बाकी रातों जैसी बिल्कुल नहीं थी। हवा में गहरी धुंध थी और सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन देश की सबसे सुरक्षित इमारतों के भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा नाम सामने आने वाला है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी। एक ऐसा आदमी जो दिखता कम था, लेकिन जिसके सिर्फ एक आदेश पर घाटी में खून बहता था। उसका नाम था गाजी बाबा। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब जम्मू कश्मीर आतंक और गोलियों की आवाज में घिर चुका था। सीमा पार से लगातार घुसपैठ हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे गांव में रात होते ही डर में डूब जाते थे। सेना और सुरक्षा बल रोज नई मुठभेड़ों का सामना कर रहे थे, लेकिन इस अंधेरे के बीच एक ऐसा चेहरा था जो हर बड़ी साजिश के पीछे छिपा माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वह एक चलता फिरता खतरनाक नेटवर्क था। गाजी बाबा का असली नाम राणा ताहिर नदीम बताया जाता है। वह पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके से जुड़ा हुआ था और जैश-ए-मोहम्मद का बेहद खतरनाक कमांडर माना जाता था। कहा जाता है कि वह अफगान युद्ध के दौरान कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसने हथियारों, विस्फोटकों और गुरिल्ला रणनीतियों में महारत हासिल कर ली। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं था, उसका सबसे बड़ा हथियार था धैर्य। वह महीनों तक छिपा रह सकता था, अपने लोगों से सीधे नहीं मिलता था। नकली पहचान, गुप्त ठिकाने और स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके वह हर बार सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बच निकलता था। कई बार उसके मारे जाने की खबरें आईं, लेकिन हर बार कुछ समय बाद कोई नया हमला यह साबित कर देता कि गाजी बाबा अभी जिंदा है। साल 2001 भारत की राजनीति और सुरक्षा दोनों बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही थीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की कोशिशों में लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन इन कोशिशों को अपनी हार मान रहे थे। इसी बीच खुफिया एजेंसियों को कुछ संकेत मिलने शुरू हुए, कुछ संदिग्ध बातचीत, कुछ अनजान चेहरे और कुछ ऐसे संदेश जिनमें किसी बड़े हमले की तरफ साफ इशारा था। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिर एक दिन सूचना मिली कि प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला हो सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह इनपुट कई स्रोतों से आया था और हर बार एक ही नाम सामने आ रहा था, गाजी बाबा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को तुरंत सतर्क किया गया। उस समय घाटी में बीएसएफ की भूमिका बेहद अहम थी। उनके जवान सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें इलाके की गलियां पता थीं, स्थानीय गतिविधियों की समझ थी और सबसे जरूरी बात, वे जानते थे कि दुश्मन जब सामने नहीं दिखता तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खुफिया एजेंसियों ने कई महीनों तक अलग अलग सूचनाओं को जोड़ना शुरू किया। एक फोन कॉल, एक संदिग्ध किराएदार, कुछ गायब युवक और कुछ छिपे हुए हथियार। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। जांच में सामने आया कि गाजी बाबा सिर्फ घाटी तक सीमित नहीं था, उसका नेटवर्क दिल्ली तक फैल चुका था। उधर प्रधानमंत्री वाजपेयी सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा ले रहे थे। देश को यह दिखाना जरूरी था कि आतंक भारत को डरा नहीं सकता, लेकिन हर कार्यक्रम के साथ सुरक्षा एजेंसियों का तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करना चाहता, वह ऐसा हमला करना चाहता था जो पूरे देश को हिला दे। बीएसएफ के कुछ अधिकारियों ने गुप्त अभियान शुरू किया। कई जवानों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया। बाजारों, बस अड्डों और किराए के मकानों पर पैनी नजर रखी जाने लगी। एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि गाजी बाबा बेहद सतर्क था। उसे जरा सा भी शक होता तो वह तुरंत अपना ठिकाना बदल देता। फिर एक रात श्रीनगर से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। शहर के एक इलाके में कुछ बाहरी लोग छिपे हुए थे और उनके पास भारी हथियार होने की आशंका थी। सूचना पक्की नहीं थी, लेकिन बीएसएफ ने जोखिम लेने का फैसला किया। इलाके को चुपचाप घेर लिया गया। जवानों को सख्त आदेश था कि बिना पुष्टि गोली नहीं चलानी है। रात गहरी होती जा रही थी। हर खिड़की और हर दरवाजा शक पैदा कर रहा था। तभी एक मकान के भीतर हलचल दिखाई दी। कुछ लोग तेजी से इधर उधर भागते नजर आए और अगले ही पल पहली गोली चली। सन्नाटा टूट चुका था। मुठभेड़ शुरू होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। बीएसएफ के जवान बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शक था कि अंदर मौजूद लोग आत्मघाती हमला भी कर सकते हैं। इसी बीच वायरलेस पर एक संदेश गूंजा, संभव है लक्ष्य अंदर मौजूद हो। लेकिन समस्या यह थी कि किसी ने
गाजी बाबा को साफ तौर पर देखा नहीं था। वह हमेशा अपने चेहरे के पीछे दूसरे लोगों को आगे करता था, इसलिए जवानों को हर कमरे की तलाशी लेनी थी। हर कोने में मौत छिपी हो सकती थी। घंटों तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी चलती रही। एक जवान घायल हुआ, फिर दूसरा, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं। धीरे धीरे सुरक्षा बल उस मकान के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं और मलबे के बीच कुछ पल के लिए सब कुछ दिखना बंद हो गया। आतंकियों ने भागने की कोशिश की। बीएसएफ के जवान तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। अंधेरी गलियों में पीछा शुरू हुआ। हर कदम पर मौत का खतरा था, क्योंकि आतंकियों के पास ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियार दोनों थे। लेकिन जवान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी पीछा करने के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को घेर लिया गया। उसने आत्मसमर्पण से साफ इनकार कर दिया। कुछ सेकंड बाद फिर गोलियां चली, जवाबी कार्रवाई हुई, और जब धुआं साफ हुआ तब जमीन पर पड़ा वो शरीर पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। पहचान आसान नहीं थी, चेहरे पर चोटें थीं और दस्तावेज नकली थे, लेकिन उसके पास से मिले कुछ संकेत बेहद अहम थे। एक डायरी, कुछ कोडेड नंबर और ऐसे संपर्क जो सीधे मुख्य आतंकवादी नेटवर्क तक जाते थे। शुरुआती जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों को गहरा शक हुआ कि यह वही आदमी हो सकता है जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही थी, गाजी बाबा। लेकिन इतनी बड़ी पुष्टि बिना पुख्ता सबूत के नहीं की जा सकती थी। एजेंसियों ने कई स्तर पर जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, तस्वीरों का मिलान हुआ और पकड़े गए आतंकियों से सख्ती से पूछताछ की गई। धीरे धीरे तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगी। उधर दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अब सवाल यह था कि अगर गाजी बाबा सच में मारा गया है तो उसका नेटवर्क क्या करेगा? क्या बदले में कोई बड़ा हमला होगा या कोई और कमांडर उसकी जगह लेगा? इन सवालों के जवाब आने से पहले ही एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में संकेत मिले कि प्रधानमंत्री वाजपेयी को निशाना बनाने की योजना सिर्फ शुरुआती कदम थी। असली मकसद देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना था। आतंकवादी संगठन चाहते थे कि भारत के भीतर डर और अस्थिरता फैल जाए। गाजी बाबा को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह बेहद संगठित तरीके से काम करता था। वह सीधे मैदान में कम उतरता था, लेकिन हर हमले की योजना पर उसकी पैनी नजर रहती थी। उसके लिए इंसानी जान सिर्फ एक रणनीतिक साधन थी। बीएसएफ के अधिकारियों ने बाद में बताया कि इस तरह के अभियानों में सबसे कठिन चीज सिर्फ गोलीबारी नहीं होती, सबसे कठिन होता है सही समय पर सही फैसला लेना। अगर ऑपरेशन समय से पहले शुरू होता तो शायद गाजी बाबा भाग निकलता। अगर थोड़ी भी देर होती तो देश में बड़ा हमला हो सकता था। ऑपरेशन के दौरान स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई परिवार उसी इलाके में फंसे हुए थे। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। कुछ बच्चे गोलियों की आवाज से कांप रहे थे, कुछ बुजुर्ग घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन उस रात हर एक सेकंड कीमती था। इस पूरे अभियान में खुफिया नेटवर्क की भूमिका भी बेहद अहम रही। कई स्थानीय सूत्रों ने गुप्त जानकारी दी, लेकिन आतंकियों के डर से उनकी पहचान कभी सामने नहीं लाई गई। यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियां चुपचाप काम कर रही थीं, क्योंकि एक छोटी सी लीक भी कई मासूमों की जान ले सकती थी। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कई बार युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीते जाते, कई बार युद्ध उन अंधेरी रातों में जीते जाते हैं जहां कुछ लोग जाग रहे होते हैं ताकि पूरा देश चैन से सो सके। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।